नमस्कार, बुक्स किंगडम में आपका स्वागत है। आज हम पर्पल का बुक पढ़ने जा रहे हैं, जिनके ऑथर है सेठ गोडीन। प्रोफेशनल स्पीकर और राइटर होने के साथ साथ वो .com के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं। लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि वो एक ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने मार्केट को पूरी तरह बदल के रख दिया और मार्केटर्स को भी इंस्पायर किया, जिससे मार्केट में एक नई क्रांति आ सकी। इसी वजह से आज वो पूरी दुनिया के अंदर मार्केटिंग गुरु के नाम से फेमस हैं। पर्पल का उनकी एकमात्र किताब नहीं है, इसके अलावा भी उन्होंने 19 और किताबें लिखी हैं जो 36 भाषाओं के अंदर पब्लिश की गई हैं, यानी कि वो एक वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर ऑथर भी हैं। अब इस किताब का नाम पर्पल काऊ क्यों रखा गया, ये तो हमें इस किताब को पढ़ने और समझने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें गायों का एक झुंड दिखा दिया जाए जिसमें एक ही तरह की गाय हो और पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर गाय को आइडेंटिफाई कीजिए, तो ये काम हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसी झुंड के अंदर एक कलर्ड या फिर बाकी गायों से भिन्न गाय मिला दी जाए और फिर उस भिन्न गाय को आइडेंटिफाई करने को बोला जाए, तो हम उसे इजीली कर पाएंगे। ऐसा ही आजकल मार्केट में चल रहा है। जो प्रोडक्ट अलग है, जो प्रोडक्ट खुद में रिमार्केबल है, वो कंज्यूमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करें बजाय उनकी जो कॉपी पे आधार पर बने हैं। हालांकि उनके एडवर्टाइजमेंट तो पूरे बाजार में भरे भरे पड़े हैं, लेकिन उन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आज की जनरेशन की बात कर लेते हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो टेलीविजन के अंदर एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे और कितने ही होंगे जो यूट्यूब के अंदर ऐड देखते होंगे। हमें तो उस एडवर्टाइजमेंट को बस स्किप करने से मतलब है। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है कि आज की जो जनरेशन है उसे एडवर्टाइजमेंट से कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही दौर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का था, लेकिन उस समय तो टेक्नोलॉजीज नहीं थी जिस पे एडवर्टाइजमेंट शो कर सके। तब भी तो प्रोडक्ट बिकते थे, मार्केट भी खूब चलते थे। तो उस समय ये सारा लेन देन कैसे होता था? उस समय प्रोडक्ट बिकते थे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर। अगर किसी को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो अपने रिलेटिव्स को उसके एक्सपीरियंस शेयर करता था, जिससे कंज्यूमर बढ़ते थे मार्केट के अंदर। वैसा ही दौर आज फिर से आ गया। हालांकि आज टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में काफ़ी जगह ले ली है। इस वजह से हम पर्सनली तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते रहते हैं। तो मार्केटर्स को एडवर्टाइजमेंट पे नहीं ध्यान देके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ग्रो कर सके। और दूसरी बात, हमें अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, जैसे किस प्रकार के हमारे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट हैं और क्या वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं या बस हम उन पे अपने प्रोडक्ट को थोप रहे हैं। ये समझना ही एक अच्छे मार्केटर की पहचान होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम पार्ले का एग्जाम्पल लेते हैं। पार्ले कंपनी 90s के अंदर स्टार्ट हुई थी और आज 21st सेंचुरी चल रही है, वो उतनी तेजी से ग्रो कर रही है। तो ऐसा कैसे हुआ? पार्ले को पता था कि आने वाली जो जनरेशन है, यानी हमारी, उसे वो पार्ले का 5 रुपए का बिस्किट तो पसंद आने वाला नहीं है। तो उन्होंने हमारे टेस्ट को जाना और उसके हिसाब से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, जिससे आज भी वो एक ग्रोइंग कंपनी बनी हुई है। कभी सोचा है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक ही लीडर क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ रिमार्केबल, कुछ असाधारण कर जाता है जिससे वो फेमस हो जाता है और फिर उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं। फिर उसके फॉलोअर्स सोचते हैं कि हमारे लीडर ने ये काम किया और वो फेमस हो गया, अगर हम भी यही करेंगे तो हम भी फेमस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक हम वो काम करते हैं तब तक हमारा लीडर कुछ और रिमार्केबल कर जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि लीडर हमेशा लीडर ही रहता है और फॉलोवर हमेशा फॉलोवर ही रहता है। हमारी सोसाइटी में ये सोच है कि अगर हम किसी चीज़ के अंदर कमी निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम तो एक नई आइडिया का आविष्कार करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस दौर के बारे में तो हम सबने सुन रखा होगा जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। उस समय कंप्यूटर की साइज इतनी बड़ी थी कि हम उसको इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी के रूप में बिल्कुल काम में नहीं ले सकते थे। ये कमी पूरी दुनिया को दिख रही थी। लेकिन
हम में से एक महान व्यक्ति थे जैक किल्बे, जिनको भी इस कमी का तो पता था, लेकिन उन्होंने इस कमी की पूर्ति करने का उपाय ढूंढा। उन्होंने एक इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया जो बड़े बड़े प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की जगह काम आने लगा, जिससे आज कंप्यूटर की साइज इतनी छोटी हो गई कि हम उसे इजीली इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी के रूप में काम भी ले सकते हैं और हर जगह लेके भी जा सकते हैं। तो ये होता है नए आइडिया का आविष्कार करना, ना कि कमियां निकालना। बार बार एक शब्द आ रहा है, रिमार्केबल। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। रिमार्केबल का मतलब कुछ असाधारण या भीड़ से हटके करना। और जब भी हम कुछ रिमार्केबल करना चाहते हैं, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, हमारी निंदा भी खूब करती है और वहां से हम हताश उदास हो जाते हैं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका ये मानना है कि जिस चीज में हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसमें तो हम फेल हो गए, वो तो अब हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उनकी बातों पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए और अपने लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए, ताकि हम उनको प्रूव कर सकें कि जिस चीज़ पे आप लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे वो हमने कर दिखाया। और वही लोग हमें हमारा मजाक उड़ाते हैं जो खुद इनकेपेबल है वो काम करने के लिए जो हम कर रहे हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और कुछ रिमार्केबल करना चाहिए। रिमार्केबल करने वाले को हमेशा क्रिटिसिज्म सहनी पड़ती है, क्योंकि जब कोई रिमार्केबल करता है तो यानी रिस्क लेता है, और रिस्क का मतलब तो 50% लॉस और 50% प्रॉफिट होता है। तो कोई हमारा साथ क्यों देगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर लोग सेफ साइड में चलना चाहते हैं और वो हमें भी उसी की एडवाइस देते हैं, इसलिए वो हमारे समर्थन में कभी नहीं आएंगे। क्या रिमार्केबल लोग ही हमारी तरह धरती पे ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी हमारी तरह धरती पे ही रहते हैं और हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो कुछ भीड़ से हटके कर जाते हैं। वो फुल ऑफ करेज होता है उनके अंदर और डिटर्मिनेंट होते हैं, इसलिए वो रिमार्केबल कर जाते हैं। हालांकि हमारी सोसाइटी उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम से पुकारती है, वो भी गॉड गिफ्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम से, जबकि हम उनको ये नहीं पता कि इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, उसको कितनी बार फेलियर का सामना करना पड़ा होगा और वो कितनी बार गिर के फिर से खड़ा हुआ होगा। लेकिन ये सारी चीजें उन लोगों को नहीं दिखती, उन्हें तो ये पता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो ये गॉड गिफ्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। पक्षियों के झुंड को तो हम सबने उड़ते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी गौर से देखा है? जब पक्षियों का झुंड उड़ता है तो जो पक्षी सबसे पहले आगे होता है, यानी कि लीडर की पोजीशन पे होता है, वो हमेशा आगे नहीं होता। इसका मतलब नेचर भी हर इंसान को एक बार लीडर बनने का चांस देता है। इवन लीडर खुद इतना टाइम देता है दूसरे लीडर को कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने शो कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम तो बस कॉपी करने के अंदर रह जाते हैं, वो भी बिना लॉजिक के। ये किताब खुद एक रिमार्केबल किताब है। इस किताब का नाम ऑथर कुछ भी रख सकते थे, बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कि मार्केटिंग बुक, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन इस किताब का नाम उन्होंने पर्पल काउ रखा। उन्होंने खुद यहाँ रिस्क लिया। जब कोई पहली बार इस किताब के बारे में सुनता है तो उसे तो यही लगता है कि ये किताब गायों के बारे में, लेकिन असलियत में ये किताब एक बिजनेस माइंडसेट के बारे में है। ये किताब 2002 के अंदर पब्लिश की गई थी और आज 18 साल बाद भी उतनी ट्रेंडिंग में जितनी ये शुरुआत में थी। इसका मतलब ये किताब काफी रिमार्केबल है। यहाँ पे ऑथर ने पहले ये चीज खुद पे अप्लाई की है और दुनिया को शो भी की है। इसलिए अगर वक्त मिले तो ये किताब जरूर पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।